बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। दर्जनों अफराद इस सैलाब की नज़र हो गए। सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो इससे तबाह हुई। लेकिन ये सारा मामला, इसकी वजह क्या है, इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। रिसेंटली शंघाई ताउन तंजीम में सरबराहान ममलिकत का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। वहाँ पर उन्होंने टारगेट किया नाम लिए बगैर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो आलमी मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील के ऊपर बात कर रहा है, जिसमें चीन समहाउ लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। इसमें रूस के सदर थे, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी थे, ईरान के सदर वहाँ पर मौजूद थे, और अभी कल जो चीन में परेड होने जा रही है उसमें भी भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के अलावा बाकी तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। और समहाउ इसको एक अमेरिका मुखालिफ अब ब्लॉक भी आलमी मीडिया जो है उस पर भी गुफ्तगू कर रहा है। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि अगर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है और होना कहाँ पर चाहिए पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल अपनी तकरीर के अंदर जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया वो कितने अहम है, ये खित्ता जो है इसके हवाले से इस मीटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस थी, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान साहब ने। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो कल की मीटिंग है इसमें पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं, उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन आगाज़ में इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील की बुनियाद कहा जा रहा है। जिस तरीके से रूस के सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग यहाँ पर जिस माहौल में गुफ्तगू करते दिखाई दिए, फिर भारतीय वज़ीर आज़म, वो तो खैर रूसी सदर का एक साया बने हुए हमें वहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन आप समझते हैं कि वाक़तन जो मनाजिर हम लोगों ने देखे हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील की बुनियाद जो है वो रखी गई? देखिए, मैं दो नुकात से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पहले ये कि हमारे वज़ीर आज़म ने तकरीर में तीन नुकात उठाए थे, वो बहुत अहम हैं। एक ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरज़मीन पे दहशतगर्दी करवा रहा है, उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस का जिक्र किया, दहशतगर्दी के दूसरे वाक़यात की तरफ इशारा किया, हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया। ये बहुत अहम पहलू है। दूसरा जो है, आबी जहरीत का जिक्र किया, किस तरीके से उसने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया हुआ है और इस तरीके से पाकिस्तान को या पानी से महरूम कर रहा है या पानी ज़्यादा मकदार में पाकिस्तान की तरफ छोड़ रहा है। वो दरिया जो खुश्क रहते थे उनमें भी पानी आना शुरू हो गया, रावी और सतलज में। और तीसरा उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान का जिक्र किया कि चीन ने इस सिलसिले में एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को करीब लाने में सालसी का किरदार अदा किया और इसको सराहा भी। तो दूसरी ये है कि आज जो है उनकी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हो गई है जी। और सदर शी जिनपिंग जो है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और चीन का रिश्ता जो है अमन और सलामती का रिश्ता है। यानी ये दोनों ममालिक जो है इनकी मिसाली दोस्ती है। कहीं और बाकी इस हदूद दरबे में, इस मोहल्ले वक़ू में या दुनिया में कहीं इतने दो करीबी दोस्त नहीं मिलते, तो उसकी ऑप्टिक्स बहुत अहम है। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा कि जो चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी है जो उसके फ़ेज़ 2 की तरफ जाएंगे, यानी उसके नए प्रोजेक्ट खुलेंगे और उसको मज़ीद बुलंद सतह पे ले जाया जाएगा। ये बहुत अहम है क्योंकि और तीसरी चीज़ जो इसमें कही गई है वो ये है कि उन्होंने ये भी कहा है, मुतालबा किया है किस्म का हमसे जो पहले भी किया था। उन्होंने ये कहा है कि, और ये हमारे जब फील्ड मार्शल वहाँ चीन में गए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी, ये किस्म की रिक्वेस्ट की थी कि हम उनके पर्सनल प्रोजेक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस की हिफाजत की करें और उसकी हमने उनको पूरी यकीन दहानी करवाई हुई है। हमने कहा कि ये हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। इसके अलावा जो सदर शी जिनपिंग हैं उन्होंने अब तक जो है 4 इनिशिएटिव्स लिए हैं। यानी जो लेटेस्ट इनिशिएटिव उन्होंने इस समिट में लिया है, इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में लिया है, उसको ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव कहते हैं। उससे पहले जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर, तहज़ीब के ऊपर यानी सिविलाइजेशन के ऊपर और तरक्की के ऊपर 3 इनिशिएटिव्स ले चुके हैं। तो मजमूई तौर पर ये 4 इनिशिएटिव्स हैं और इसमें उन्होंने भी इशारा किया और पाकिस्तान ने भी इसकी तायीद की है कि एक मल्टीपोलर मल्टीलैटरलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए
जिसमें तमाम अक़वाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर, बराबरी की बुनियाद के ऊपर और माशी तरक्की, तमाम लोगों की कुर्रा अर्ज़ में जितने भी अवाम अन्नास हैं उनकी तरक्की के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जो आपके सवाल की तरफ मैं आ रहा हूँ वो ये है कि अमेरिका में ख़तरे की घंटियाँ बजी हैं। उन्होंने जो पीटर नवारो हुए हैं, जो वाइट हाउस की नुमाइंदगी करते हैं मामलात के ऊपर, उन्होंने बड़ी सख्त तशवीश का इजहार किया और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी का इस तरीके से सदर शी जिनपिंग और फिर सदर पुतिन से मिलना और फिर जो है उनके साथ एक किस्म का इत्तेहाद करना, ये उनके लिए बायस तशवीश है और उन्हें सलाह दी है कि वो इस पूरे के पूरे ग्रुप में शामिल ना हों। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने जो भारत की और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात का हवाला दिया, अभी कल विक्ट्री डे परेड है, उसमें भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी शिरकत नहीं कर रहे। वो कल इस इजलास के फ़ौरी बाद वापस रवाना हो गए। फिर हमें कल ही हमने देखा कि अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने ऑफ़र किया कि वो अमरीकी मसनूआत के ऊपर टैरिफ जो है वो तकरीबन सिफर कर देगा, ना होने के बराबर कर देगा, लेकिन अब भारत ने बहुत देर कर दी है। तो भारत का शरीक ना होना विक्ट्री डे परेड में, ये अमेरिका को सिग्नल है कि हम अभी भी कुछ चीन के बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहते, हमारा जो मुंह है वो आपकी तरफ ही है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो बदस्तूर प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये परेड जो है इसमें दो थीम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं जो चीनी हुकूमत और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने। पहला है कि उन्होंने जो है जो मज़ाहमत की जंग लड़ी थी चीन ने खुद जापान के ख़िलाफ़, और दूसरे उन्होंने कहा कि जो फैशिज़म का ख़ात्मा हुआ था, यानी एक तरफ जो आलमी जंग के ख़िलाफ़ उनका बयान है और दूसरा जो है अपनी मज़ाहमत के बारे में वो ये एक किस्म का दिन मना रहे हैं। और भारत जो है इस पोजीशन में नहीं था कि इसमें शरीक होता है, क्योंकि भारत की बड़ी दोगली पॉलिसी है, अमेरिका के साथ भी उसके गहरे रवाबत है। मैं नहीं समझता कि जो सदर ट्रंप ने बयान दिया है कि जी भारत तजारती महसूलात सिफर करने के लिए तैयार है और लेकिन बहुत देर हो चुकी है, कि इस वजह से वो इस मिलिट्री परेड में शिरकत नहीं करेंगे। अच्छा। मेरा ख्याल है कि पहले से तयशुदा था कि वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे। वो और आपने दुरुस्त कहा है कि वो इतना बड़ा सिग्नल नहीं देना चाहते कि मुकम्मल तौर पर अब वो चीन के हलीफ बन गए हैं। रूस के साथ उनके वैसे ही स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और अमेरिका अलग से धमकी दे चुका है उनको कि आप चुनें, आप चूज़ बिटवीन रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, या आप रूस के साथ खड़े हों या अमेरिका के साथ खड़े हों, क्योंकि दोनों ममालिक जो है एक दूसरे के सामने हैं। यूक्रेन के हवाले से भी और वैसे भी इनके जो है बहुत से मफादात में तसादम पाया जाता है। लेकिन सर, ये जो अप्रोच अब अमेरिका की है कि उसने भारत को डायरेक्टली कहा है कि वो अमेरिका और रूस के दरमियान किसी का इंतखाब करे, यही अप्रोच अब हमें रूस से भी दिखाई दे रही है। मुझे याद है कि चंद माह कबल रूस में कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा, और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बाद में कोट भी किया, कि उन्होंने तकरीबन 14 के करीब बीजेपी के पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में कहा कि भारत को अब चूज़ करना पड़ेगा, ये दोगली पॉलिसी भारत नहीं जो है इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ये फिर प्रेशर तो दोनों तरफ से नहीं पड़ गया भारत पर? जी, और भारत का बहुत शौक़ है कि वो रूस के करीब रहे। इस सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वज़ीर आज़म मोदी और सदर पुतिन एक कार में बैठे, यानी जो वो वेन्यू की तरफ जा रहे थे, सरबराही कॉन्फ्रेंस की वेन्यू की तरफ, और तकरीबन 1 घंटे तक उनकी गुफ्तगू हुई। और रूस की ये तजवीज़ है कि एक नया ब्लॉक बनाया जाए, आलमी ब्लॉक बनाया जाए, जिसके 3 ममालिक हों, और उसमें रूस, चीन और हिंदुस्तान, और RIC उसे कहना चाहते हैं, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो लेकिन इस सिलसिले में भारत ने अभी फैसला नहीं किया, और चीन जो है अगरचे उसने ये कहा है कि उसकी रूस के साथ नो लिमिट्स रिलेशनशिप है या ताल्लुक़ है, यानी मतलब है उसकी कोई इंतहा नहीं, कोई उसकी हद नहीं, कोई उसकी सरहद नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। अगर आप मारूज़ी हक़ाइक़ को देखें तो इस वक्त जो चीन है वो उसे किसी ब्लॉक की ज़रूरत नहीं, वो ख़ुद एक ब्लॉक बन चुका है, क्योंकि उसने जो BRI शुरू किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसकी वजह से 140 ममालिक जो हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जो कुल ममालिक हैं 190 प्लस, उसमें से 140 जो चीन के साथ हैं, और
तकरीबन चीन जो है $2 ट्रिलियन की इन ममालिक में सरमाकारी कर चुका है, बशमूल अमेरिका के। वहाँ भी इसके ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो अलग से हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स उनकी मालियत 2 ट्रिलियन अलग से होगी। तो इस वजह से यानी इन ममालिक की तो ख्वाहिश होगी, मिसाल के तौर रूस की है, लेकिन हमने देखना ये है कि क्या भारत जो है अपने वफादारियां तब्दील कर सकता है इस तरीके से, या वो उस तवाज़ुन की तलाश में होगा जिसका मुजाहरा पाकिस्तान ने हमेशा से किया है। लेकिन सर क्या पाकिस्तान ने ये हमेशा चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन की कोशिश की है और उसमें कामयाब रहा है। बिल्कुल सर, आखिर में मुख्तसरन ये बताइएगा कि तवाज़ुन बरकरार रखना मुमकिन होगा भारत में के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में कम से कम? और अभी जिस तरीके से क्वाड और ब्रिक्स का मामला है, अभी भारत जो है वो अगले साल ब्रिक्स की सदारत के लिए भी चीन के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। दूसरी जानब अमेरिका प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो इस तरह के अलायंसेस से खुद को डिसएसोसिएट करे। अभी टैरिफ्स की वजह से अमेरिका से वो खुद को दूर तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ और बड़े उनके मुआहदे हैं। तो ऐसे में भारत क्वाड और ब्रिक्स में किसका इंतखाब करेगा? और सेकेंडली, मुमकिन हो पाएगा भारत के लिए ट्रंप के होते एटलीस्ट जो अप्रोच हमें व्हाइट हाउस में इस वक्त दिखाई दे रही है कि वो जो है वो बैक वक्त अमेरिका और चीन के साथ या रूस और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर रख सके? जी, हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। मैं नामुमकिन इसलिए नहीं कहूँगा कि भारत बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन की उनकी आबादी है, उनकी जो है जीडीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मंडी की भी कशिश है, और उसके अलावा जो है जो लोकेशन है उस वजह से भी। लेकिन जो इस वक्त मैं आपको कहूँगा कि वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप ने ये भी कहा है कि क्वाड, जिसका हिंदुस्तान एक अहम रुकन है, उसके सरबराही इजलास में वो शरीक नहीं होंगे। जिसका मतलब ये है कि इसे दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान को उससे खारिज किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान तो उसका मरकज़ और महवर था। और दूसरी तरफ जो है, मैं इसके साथ इजाफा करूंगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन है कि उस तवाज़ुन को बरकरार रखे। कल भी जो सदर शी जिनपिंग की और नहीं, आज बल्कि हुई है, सदर शी जिनपिंग और हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, तो उसमें भी ये कहा गया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA है, उसके तहत, सिपेक के तहत और दूसरे जो है डायमेंशंस हैं, उसमें हम एक दूसरे के साथ तामुन करते रहेंगे। लेकिन अब मुख्तसरन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाशिंगटन और दिल्ली में कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से इनके दरमियान, दोनों ममालिक के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, इनको किसी तरीके से या ख़त्म किया जाए या कम किया जाए। तो इस पे इन्हिसार होगा इसका कि अमेरिका के साथ आने वाले सालों में भारत के कैसे ताल्लुकात हैं और चीन के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। आखिरी नुक्ता मेरा ये है कि चीन और भारत के इतने शदीद इख्तलाफात हैं, रकाबत भी है, उसके बाद हिंदुस्तान जो है वो चीन को दुश्मन समझता है। तो इस पस मंज़र में देखा जाए तो चीन और भारत भी एक दूसरे के बहुत नज़दीक नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सरदार मसूद के साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क में सैलाब की वजह से जो सूरत हाल अब डेवलप हो चुकी है उसको डिस्कस करेंगे कि कितना नुकसान हो गया है। अभी मज़ीद सैलाबी रैले पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, उनसे कितना नुकसान हो सकता है, उसके बचाव के लिए हुकूमत ने क्या किया है। आज तक हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं, तकरीबन 12 के करीब प्रोविंशियल और फेडरल इदारे हैं जो सिर्फ इसको डील करते हैं, उन्होंने अरबों रुपए जो लिए, उन अरबों रुपए का इस्तेमाल कहाँ पर किया, प्लानिंग कहाँ पर थी, इन तमाम चीज़ों को ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। कहना चाहिए स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इस वक्त पंजाब के 3 दरियाओं में तबाही मचाते हुए जो सैलाबी रैला है, ये सिंध की जानिब रवां दवां है, लेकिन एक मरतबा फिर भारत जो है वो पानी छोड़ रहा है दरियाए सतलुज में, और अब कहा जा रहा है कि ये 3-4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी होगा। अगर इतना होगा तो फिर ये मज़ीद कितनी तबाही मचा सकता है, प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर जम्मू में जो बारिशें हो रही हैं उनका इम्पैक्ट यहाँ पर किस तरह का होगा, वो कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं, हुकूमत की जो है वो क्या तैयारियाँ हैं, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दरिया अपना रास्ता ले रहे हैं, कुदरत ने अपना आप दिखा दिया इस मरतबा हमें, क्या इससे सबक सीख कर हुकूमत मुस्तकबिल के लिए, चले माजी में तो जो कुछ हुआ वो हो गया, मुस्तकबिल के लिए क्या हुकूमत अब ऐसा कोई काम करेगी जिससे एटलीस्ट जो दरिया की पानी की गुजरगाहों के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं उसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ है उससे बचा जा सके। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है
ज़ीशान रफ़ीक साहब ने मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, वज़ीर बल्दियात हैं पंजाब के। ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम ये देख रहे हैं कि ठीक है मामलात हो गए, एक मरतबा दरियाओं के बेड के ऊपर आकर लोग बैठे हुए थे, नुकसानात हुए, आप लोग अब कुछ सीरियस हुए इस हवाले से कि नहीं ये इंक्रोचमेंट्स खत्म होनी चाहिए? ख्वाजा आसिफ साहब तो बार बार इसके ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन तब हमने देखा गवर्नमेंट इतनी सीरियस नहीं हुई। अब जो नुकसान हुआ है इसके बाद गवर्नमेंट कोई संजीदा हुई है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब गवर्नमेंट अगर उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के हवाले से जितनी सीरियस हमारी गवर्नमेंट और सीएम पंजाब हैं, इतनी ज़्यादा इससे पहले तारीख में आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। देखें, आपको मालूम है कि पंजाब की तारीख का, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शहरों के अंदर अगर किया गया है तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की गवर्नमेंट में, इसी गवर्नमेंट में किया गया। उसकी बिल्कुल हमें बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ी। और मुझे एक पूरे पंजाब के अंदर को आवाज़ बताए कि कहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, कोई एक शख्स बताए किसी को फेवर दी गई हो। तो जब इस तरह की हमारी जो तरीक़ाकार हो काम करने का, मेरिट बेस्ड हम डिसीजन लेते हों और बड़े दलेराना स्टेप जो है मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने लिए हैं, तो फिर हुकूमत पंजाब को पर ये बात नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हुकूमत पंजाब इंशाअल्लाह जिस तरीके से हुकूमत पंजाब ने शहरों के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किए, उसी तर्ज के ऊपर इंशाअल्लाह यहाँ पे जो दरियाओं की नेचुरल गुजरगाहें हैं, नालों की जो नेचुरल गुजरगाहें हैं, उसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट हुई है बिल्कुल उसको बिला तफरीक जो है ना उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा, ताकि हमने पंजाब की आवाम को बचाना है। हमने, हमारा फोकस जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से पंजाब की आवाम ही फोकस रहा है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 1.5 साल की आप हुकूमत की पॉलिसीज़ को देख लें, हमने कोई अपनी ज़ात के लिए चीज़ें तो नहीं की, हमने कोई अपनी लोगों को नवाजने के लिए चीज़ें तो की, हमने तो, हमारी वज़ीर आला ने तो मुश्किल स्टेप्स लिए, हमारी वज़ीर आला ने तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी हमें पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ी, लेकिन मकसद सिर्फ क्या था? मकसद था पंजाब के लोगों को सर्व करना। मुझे बताएं कि जब किसानों के मसले बने या वीट का इशू आया तो सीएम पंजाब ने बड़ा मुश्किल और दलेराना स्टेप लिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ पंजाब में पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई में एक बड़ी कमी आई, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो आटे की कीमतें कम होने की वजह से आया। देखिए इसमें जो किसान मुतासर हुआ, उनको भी अब फूड इन्फ्लेशन के भी खतरात हैं। देखिए, मैं उस पर आने लगा, की वजह से आपने किसान मुतासरीन किसान को बात की है। इससे पहले क्या होता था? अगर जेन्युइनली लोगों को इशूज होते थे, लोग सड़कों पे आ जाते थे। किसानों को जो तारीखी किसान कार्ड दिया गया, जो किसान पैकेज दिया गया, वो भी तारीख में अपनी मिसाल आप जो है ना वो रखता है, उसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं आपको मिलती। किसानों को 1.5 लाख तक के जो है ना वो कर्जे दिए गए बिला सूद, जो हर फसल के बाद देखे, इसी तरह ट्रैक्टर स्कीम से लेकर मल्टीपल चीजें और भी। ठीक है, बात यह है कि किसान से पूछ के देखे ना, जो जेन्युइन किसान है, छोटा किसान, उससे पूछे, वो इससे राजी है इस किसान पैकेज से, इसलिए लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। तो इसी तर्ज के ऊपर आप बिल्कुल इसके ऊपर इत्मीनान रखें, पंजाब की आवाम इत्मीनान रखे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का फोकस सिर्फ और सिर्फ पंजाब की आवाम की सेफ्टी है। ठीक हो गया, और उसके लिए वो जो होगा वो करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ज़ीशान भी, आप चूँकि लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी हैं और आपकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने, इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसके ऊपर तनकीद की कि अगर हम एक मरबूत और बेहतर हम एक बल्दियाती सेटअप पंजाब में लेकर आ सकते तो एटलीस्ट जो शहरों में जो नुकसान हुआ है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता था, या जब पानी आया तो उसके निकालने के तरीके को ज़रा बेहतर तरीके से वो सारे काम किए जा सकते थे। अब 1.5 साल हो गए हैं, बड़ी मजबूत हुकूमत है आप लोगों की पंजाब में, और इस वक्त वाहिद सूबा है पंजाब जिसमें कोई बल्दियाती जो सेटअप है वो इस तरीके से मौजूद ही नहीं है। क्यों आप लोग अब इसके ऊपर सीरियसली कानून साजी करके इलेक्शंस नहीं करवा देते? देखिए, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है बल्दियाती हुकूमतों के होने की, बिल्कुल वो बात मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि बल्दियाती हुकूमतें होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात उन्होंने की है इस तनाज़र में कि पिछले 7-8 साल से पंजाब के अंदर बल्दियाती हुकूमतें नहीं है। देखिए 2017 में हमारा तो, मैं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूँ। अभी 2017 के अंदर बल्दियाती सेटअप मौजूद था, वो हमारी हुकूमत ने इलेक्शन करवाए थे। 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आती है,
तो पीटीआई की गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के दिए 58,000 इलेक्टेड लोगों को घर भेज देती है। उसके बाद 4.5 साल वो इस सूबे के ऊपर काबज रहते हैं। 4.5 साल के अंदर उन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए। तो ये एक्चुअली उस तनाज़र की सारी बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाले से जो बात है वो बड़ी वाज़ेह है कि हमने, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी ये है कि हमने अपने हर दौर के अंदर बलदियाती इलेक्शन कराए हैं। और इंतखाबात के करीब आकर नहीं, ऐसी बात नहीं है। नवाज की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें जब इलेक्शंस हुए, बलदियाती इलेक्शन जब हुए, 1 साल के बाद तकरीबन लोगों ने हलफ लिया था और तब यही डिस्कशन हो रही थी कि शायद उसकी वजह ये नहीं थी। उसकी वजह थी कि लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं, अदालतें जो है ना वो रास्ते में रुकावटें डालती थी उस वक्त, जिसकी वजह से लोग हलफ नहीं ले सके। हमने तो 2015 में इलेक्शन करवा दिए थे। तो अब कब करवाएंगे? अब ये है कि हमने तो एक बेहतरीन निज़ाम जो है जिसमें हमने यूनियन काउंसिल के सतह के ऊपर लोगों को एम्पावर किया है, हमने तहसीलों की सतह के ऊपर लोगों को एम्पावर ज़्यादा किया है और वो हमने बना दिया है। हमारा जो वो लॉ है वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट असेंबली सेशन में पास हो जाएगा। इसको हमने स्टैंडिंग कमेटी से क्लियर करवा दिया है। इसको वहाँ पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे ना आपके मुस्लिम लीग नवाज के, आपको मालूम है, आपको नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊँ, आपको मालूम है कि जो वो पास हुआ था वो यूनानिमस पास हुआ है। उसमें से मिनट्स के अंदर आप निकाल के देख लें, स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन में बैठी हुई थी और ये यूनानिमस पास हुआ है वहाँ से। तमाम जो मेंबरान थे जिस दिन ये उसका वहाँ पे पास हुआ है स्टैंडिंग कमेटी से ये बिल, तो ये बिल्कुल यूनानिमस हुआ है। अब ये असेंबली में जा रहा है। हम अब मैं बताऊँ आपको, अब इंशाअल्लाह इसी महीने के अंदर असेंबली से पास हो जाएगा। फिर उसके बाद ये विद इन फ्यू मंथ्स जो है ना इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ देखें, अगर 2025 में इंतखाबात पंजाब हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, कोई एक दिन की रुकावट नहीं होगी। हमने कोई एक दिन की रुकावट नहीं डाली। लेकिन हमने देखिए इसमें क्योंकि इलेक्शन करवाने हैं, हल्काबंदी होगी दोबारा, इसमें इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने, और ऑब्वियसली ये आईनी जिम्मेदारी है कि जब सेंसिस हो जाए उसके बाद हल्काबंदी दोबारा होती है। जब कौमी सूबाई असेंबली का इलेक्शन हो चाहे लोकल गवर्नमेंट्स के हो, तो वो हल्काबंदियों का एक टाइम फ्रेम सिर्फ टाइम होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह इलेक्शन रेडी होंगे। हम ये डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है, हमारी तरफ से ये पास हो जाएगा। दूसरी एक बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ, देखिए ये भी रियलिटी के ऊपर मबनी बात, और मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर ये बड़े फ़ख्र से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हुकूमत पंजाब की इस मानसून से पहले तैयारियों को आप कंपेयर करें पिछले दवार के साथ, पिछले को 5-6 सालों के आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, तो इस दफ़ा भी बारिशें हुई और सबसे ज़्यादा बारिशें हुई, लेकिन आपके शहरों के अंदर कहीं पे भी पानी खड़ा आपको नज़र नहीं आया। जो फ्लड का पानी था वो आया, जो बारिशों के पानी थे, जो सिर्फ बारिशों का प्योर जो स्टॉर्म वाटर था, वो क्योंकि हमने वक्त से पहले डिसिल्टिंग अच्छी करवाई थी, हमारे जो बल्दियाती अदारे मौजूद हैं, तमाम के तमाम म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो तमाम के तमाम जो हमारे लोग हैं उन्होंने बड़ा एक्टिवली वहाँ पे काम किया। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उन्होंने वो साथ मिल के वो सारे इलाकों को, सारी चीज़ों को क्लियर किया। बारिशें हुई हैं, कोई शहर मुझे बताएं जहाँ पे विद इन फ्यू आवर्स बारिशों का पानी निकला हो। हाँ, पानी आया है शहरों के अंदर, वो आया है जो कि नालों के ज़रिए जो सैलाबी पानी था, ऑब्वियसली उसके अपने डायनेमिक्स से वो बहुत ज़्यादा पानी इस दफ़ा आया है। जो हमारे नालों की कैपेसिटी थी उससे कई गुना ज़्यादा पानी आया है, जो दरियाओं की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा पानी आया है, और वो फ्लड का पानी था। ऑब्वियसली उसको तो नहीं रोका जा सकता। इस मरतबा नो डाउट पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा बेहतर काम किया, आपके लोग भी फील्ड में मौजूद रहे। मैं तो बार बार जिक्र करता हूँ अहमद इकबाल साहब का, खिजर मजारी साहब का, ये लोग जो है वो हर वक्त हमें जो है ग्राउंड पे मौजूद रहे। फिर आप लोगों की जो कमेटियां बनी, आप लोग भी मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। देखिए इसमें ये जो लोग मैं 2-3 चीज़ें जो है ना वो क्विकली आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो मुझे बताइएगा, पंजाब बड़े अरसे से केस लड़ रहा है कालाबाग डैम का। कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इसको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुस्तकबिल के लिए, यूथ के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए अगर इसकी ज़रूरत है तो इसके ऊपर मफाहमत की जाए और बनाया जाए इस डैम को। रुकावट है सिंध पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, क्या आप कन्विंस करेंगे उनको कि डैम बनाना चाहिए कालाबाग? देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो तारीख़ है ना, आप हमारी तारीख़ को उठाएं, हमने कभी भी किसी डैम की मुखालफत नहीं की। किसी डैम की, किसी भी पानी के वाले से रिजर्वायर्स बन रहे हों, कुछ भी हो, हमने कभी भी कोई मुखालफत नहीं की, हमेशा हमने इसकी सपोर्ट की है। और अब क्योंकि ये एक तारीख़ी फ्लड आया है
और इसकी वजह से हमारे इलाकों के डायनामिक्स बदल चुके हैं, हमारी सोच में तब्दीली आ चुकी है और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ तमाम जमातों के अंदर ही तब्दीली आई होगी, क्योंकि ये अब जो नया फिनोमिना शुरू हो चुका है इसमें आज प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगले साल 20% ज़्यादा बारिशें होनी है। तो इसका मतलब हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हुकूमत पंजाब अपने लेवल पे तैयारी करेगी, हुकूमत पंजाब छोटे छोटे रिजर्वाइज बनाएगी। हम अपने शहरों के अंदर, ये भी मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। शहरों के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने PDP का एक प्रोग्राम शुरू किया है, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें तमाम शहरों के अंदर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाने जा रहे हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होंगे, पानी का लेवल बेहतर होगा, उससे वो पानी, ये पानी रिसोर्स है, इसको हम स्टोर करेंगे और रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब इसको स्टोर नहीं करते तो फिर ये पानी तबाही मचाता है, ये हमारे लिए ज़हमत बन जाता है। इसलिए ये CM पंजाब ने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आप और हम पार्टी को मनाएंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सबको मिलके इसके ऊपर करना चाहिए। जो डैम्स की बात है, कुछ क्योंकि नेशनल कंसेंसस बिल्ड होने ज़रूरी है उसके अंदर, तो उसमें बिल्कुल मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस फिनोमिना के बाद हर एक जो है ना मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, वो सब के सब इस एक यूनानी में सोच के साथ आगे जाएंगे और जाना भी चाहिए। ठीक हो गया। आखिर में ये बताइएगा ज़ीशान भाई, एक बड़ा दौरा आप लोगों ने जापान का किया, आप भी उसमें चीफ मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे थे, उनके साथ मौजूद थे। बड़ी तनकीद हुई उसके ऊपर कि फैमिली के लोग भी उसमें मौजूद थे, आप चूँकि थे उस दौरे में उनके साथ मौजूद थे। ज़रा बताइएगा एग्जैक्टली जो लिस्ट सोशल मीडिया पर आ रही है कि उनकी मेड्स, उनकी बेटियों की सहेलियाँ, क्या ये तमाम लोग वाक़ईतन आप लोगों के साथ मौजूद थे? मुझे ना एक चीज़ के ऊपर बड़ी हैरानगी होती है, हमें हमारे असल में मैं मादक साथ, क्योंकि मैं मीडिया को बड़ा क्लोजली नहीं जानता, लेकिन ये है कि कुछ हमारे लोग जो है ना वो सस्ती शोहरत के लिए एक बात में से इशू क्रिएट करके ना सिर्फ़ और सिर्फ अपने वो क्या कहते हैं कि सौदा बेचने की कोशिश करते हैं मीडिया के ऊपर। बात ये है कि हम अगर जापान गए हैं तो जापान के अंदर हम किस लिए गए हैं, वहाँ से हम क्या लेके आए हैं, वहाँ से जो टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे उसको पंजाब को हम किस तरह फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम लोगों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना हमने उस पर तफसील भी बयान, मेरे अपने डिपार्टमेंट से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए और जो हम इस दफ़ा इंशाल्लाह करने जा रहे हैं इस जापान के टूर के बाद। दूसरी बात जो आपने बात की है, देखिए हमने इस पर क्लैरिटी दे दी है, हमने बड़ा क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो तमाम के तमाम अपने खर्चों पे गए, अपने खर्चों पे वहाँ पे रहे, उन्होंने अपने खर्चे खुद बर्दाश्त किए। अपने खर्चे पे किस तरीके से गए आप लोग? देखिए हुकूमत पाकिस्तान का जहाज था, पाकिस्तान एयरफोर्स जो जहाज ये सब तफसीलात मौजूद हैं, ये सब तफसीलात मौजूद हैं। जो सरकारी डेलीगेशन था उसके अलावा जितने लोग थे उन्होंने अपने खर्चे खुद बर्दाश्त किए, ये हकीकत में मबनी बात है। हमने ये इसको क्लियर कर दिया जब उन्होंने, अब ये कोई इशू है जिसको हम उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इस पे क्लैरिफिकेशन आपकी आ गई है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान भी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर बरहान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी सैलाब के इशू के ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं न जाइएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मुल्क में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, सैकड़ों अफराद लुक़्मे अजल बने हैं, हज़ारों एकड़ अराजी तबाह हो चुकी है और ये बड़े इसके लंबे चौड़े इफ़ेक्ट्स होंगे हमारी मईशत पर, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, GDP ग्रोथ मुतासर होगी। 2022 में जो सैलाब आया हम अभी उसी से नहीं प्रॉपर तरीके से निकल पा रहे थे, लेकिन अब बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या ये बार बार हमें यही कुछ देखने को सुनने को मिलेगा कि ये जी कुदरती आफत है? ठीक है, कुदरती आफत है, लेकिन इसमें हमारा कितना कसूर है? क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, लेकिन क्यों हम उससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं? फिर ये जो पानी आता है, हर बार ये बहस होती है कि डैम्स बन जाते तो शायद इतना नुकसान ना होता, डैम्स बनने से जो है वो हमारे यहाँ पर मामलात को थोड़े से बेहतर हो जाते, फिर पानी को भारत बतौर हथियार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मौजूदा हालात में ज़रूरत किस चीज़ की है, किस तरीके से हम इस सैलाब की तबाहकारियों से बच सकते हैं? सेकेंडली, ये जो पानी आ रहा है इसको बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है? प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने, माहिर है अबी अमूर के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमें हर बार ये सुना दिया जाता है कि ये कुदरती आफत है, ठीक है, हम मानते हैं कि कुदरती आफत है, लेकिन हमारा कितना किरदार है इस सारे मामले के अंदर? ये जो नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है, हमारा इसमें कितना रोल है?
जी, पहली बात तो ये कि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा गैर मुत्तफिक हूँ कि ये कुदरती आफत है। ये एक कुदरती अमल है हम्म। जो कि पिछले तकरीबन 30 मिलियन साल से इस खत्ते में चल रहा है। और इसको आफत सिर्फ हम बना रहे हैं, कुदरत की तरफ से ये आफत नहीं है। हमारा पूरा लैंडस्केप सैलाबों ने बनाया है। आज जिन ज़मीनों के ऊपर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो हमारी फूड और ब्रेड बास्केट है, इन सैलाबों के आने से पहले ये यहाँ पे समंदर होता था, इधर तो कोई रह ही नहीं सकता था। फिर इन्हीं सैलाबों ने यहाँ पे मिट्टी बिछाई, रेत बिछाई, उसके ऊपर जो है वो फिर अल्टीमेटली पौधे और रोईदगी आई और फिर ये एनवायरनमेंट बना। तो सॉरी। हम उस सिस्टम के खिलाफ क्यों हो गए हैं जिसने हमें बनाया है? हम्म। ये तो सैलाब तो हमारा खालिक है, हमारे इस सिस्टम का खालिक है। हम इस मिट्टी से बने हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी से हम खाते पीते हैं। तो हम इसको एक आफत कहें तो ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा जो है वो कुफरान नेमत होगा कि हम इसको आफत कहें। आफत तो हमने इसको बनाया हुआ है, क्योंकि हम सैलाब के रास्ते में आके बैठ जाते हैं। हमने आज तक अपना कोई डेवलपमेंट मॉडल जो है वो इस सैलाब के मुताबिक नहीं बनाया। हमें एक वहम हो गया 20वीं सदी में, जब हमें बहुत ज़्यादा उधार का पैसा मिल गया और हमें जो है वो किराए के एक्सपर्ट मिल गए। तो उनकी वजह से हमने कहा कि बस अब हम दरियाओं को जो है ना बंद करते जाएंगे, कंट्रोल करते जाएंगे। और हमने अब पूरे जो इस कुदरती सिस्टम का जिस तरह से हमने बेड़ा गर्क किया, तो अब उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। ये बिल्कुल भी आफत नहीं है, ये तो बहुत बड़ी रहमत है। लेकिन अगर हम ये सब कुछ ना करते डॉक्टर साहब, मैं अभी एक आर्टिकल्स भी आजकल बड़ा उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि किस तरीके से वो डच एक्सपर्ट्स ने 2016 में आके पाकिस्तान में बताया था कि हमारा ये जो फेडरल फ्लड कमीशन है, इसको तो बुनियादी चीज़ें ही मालूम नहीं है फ्लड्स के हवाले से। ये जो आप कह रहे हैं कि हमने रस्तों में आके सोसाइटीज़ बना ली, हमने रस्ते बंद कर दिए, हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ की कोशिश की और अब हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं, कैसे अब इसको बेहतर किया जा सकता है? कितना अच्छा लगेगा? अब बड़ी बात हो रही है कि ये जो पानी इतना आ रहा है, ठीक है बारिशें ज़्यादा भारत में भी हो रही हैं, पानी जो हमारी तरफ आ रहा है इसको स्टोर कर लेने से शायद मामला बेहतर हो जाए। फिर ये जो दरियाओं की बेल्ट है, बेड को क्लियर करने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो है वो हल है और मुनासिब हल है और बेहतर हल है? देखिए, हल तो इसके बहुत सारे हैं। उस वक्त तक इसका कोई हल नहीं है जब तक हम अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करते। मसला यह है कि इस वक्त हमारी सिमत ही दुरुस्त नहीं है, जिस वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। आज हाईएस्ट लेवल के ऊपर वही नारे दोबारा लग रहे हैं कि वो वजह जो है उस वजह को और आगे लेके चलो। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप एक बड़ा डैम बनाते हैं तो वो छोटे सैलाबों को ख़त्म कर देता है और बड़े सैलाबों को मैग्नीफाई करता है। हमने 1998 में देखा कि आपके मंगला डैम ने बड़े सैलाब को मैग्नीफाई किया। 1992 में हमने ये देखा। उसके बाद में 1988 में हमने देखा कि पोंग डैम और भाखड़ा डैम ने भारत में बड़े सैलाब को मैग्नीफाई किया और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तक भी आया। आज हम देख रहे हैं कि थीन डैम रावी से, सलाल डैम चिनाब पे और भाखड़ा डैम और पोंग डैम इंडिया में, ये सारे के सारे बड़े डैम जो इन रिवर्स के ऊपर बने हुए हैं, ये बड़े सैलाब को मैग्नीफाई करके इंडिया और पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। बिल्कुल सही। मसला ये है कि जब बड़ा डैम आप बनाते हैं और छोटे डैम छोटे सैलाब ख़त्म होते हैं तो लोगों को दरियाओं के रास्ते में एनक्रोचमेंट के लिए जगह मिल जाती है। अगर उधर हर साल पानी आए तो लोग एनक्रोच नहीं करेंगे, लेकिन जब वो देख रहे हैं कि पिछले 20-30 साल से इधर पानी है तो लोग तो एनक्रोच करेंगे। फिर एनक्रोचमेंट जब बन जाती है और बड़ा सैलाब आ जाता है तो लोग डूबते हैं और मरते हैं। ये मसला है। हम कह रहे हैं कि जी हमने मजीद डैम बनाने तो उससे कोई हल हो जाएगा। भाई कैसे हल हो जाएगा? ये तो वजह है इन सैलाबों से तबाही की। लेकिन सर इसके ऊपर बड़ी बहस भी हो रही है कि डैम्स नहीं तो फिर मतलब अल्टरनेट क्या, फिर हम पानी किस तरीके से स्टोर करें, कहाँ पर स्टोर करेंगे? डैम्स नहीं बनाने तो हमें क्या ज़रूरत है पानी स्टोर करने की? कुदरत हमें पानी स्टोर करके दे रही है ऑलरेडी। कुदरत जब इन दरियाओं के बीच में से पानी को गुजारती है तो इन दरियाओं के नीचे रेत है, उस रेत के बीच में वो पानी को स्टोर करती है और रेत में पानी फिल्टर होकर नीचे जाता है। और वो जो पानी की क्वालिटी है इस रेत के नीचे, वो ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी है। और हमने हाल ही में एक रिसर्च की है, बहुत डिटेल्ड स्टडी की है, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को भी उसमें हमने शामिल किया है मॉडलिंग करने के लिए।
और हमने ये देखा है कि ये जो आपके दरियाओं के नीचे रेत है, इसके बीच में कम से कम भी कुदरत ने इस वक्त भी तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करके रखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का। तो उस पानी को हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारे कितने एक्सपर्ट्स तो है ही नहीं हमारे इधर, सारे सिविल इंजीनियर्स बैठे हुए हैं और या ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, एट बेस्ट सियासतदान बैठे हुए हैं जिन्होंने बिल्कुल वाटर की साइंस को नहीं पढ़ा। उनको यही नहीं पता कि इंडस रिवर सिस्टम है क्या, उनको आज तक ये पानी नजर नहीं आया। जो आप उधर से वो किराए के एक्सपर्ट्स बुलाते हैं बाहर से, उधार के पैसे से जो आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो भी ये चीज़ देखने से कासिर हैं। आपको पता ही नहीं कि आपका इंडस सिस्टम है क्या, आपने इंडस को समझा ही नहीं है। इंडस तो बड़ा शेर दरिया है, इसके तो पेट के नीचे जो है वो इतना ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है कि आपकी 3 साल से ज़्यादा की स्टोरेज है। मैं बता रहा हूँ 500 मिलियन एकड़ फुट, आपके बहुत बड़ा डैम जो है 6-7 मिलियन एकड़ फुट का होता है, आपके पास 100 गुना स्टोरेज तो पहले से बन के पड़ी हुई है, और वो स्टोरेज आपके लैंडस्केप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप किसी भी बड़े डिस्ट्रिक्ट पे 90% आबादी जो है आपकी इस स्टोरेज से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर रह रही है। आज आप इस स्टोरेज को उस मैकेनिज्म से कनेक्ट करें कि इस स्टोरेज से पानी लोगों को मिलना शुरू हो जाए, तो आप तो सैलाब को हमेशा वेलकम करेंगे। आपको ना किसी डैम की ज़रूरत रह जाती है, ना किसी बैराज की ज़रूरत रह जाती है, ना किसी नहर की ज़रूरत रह जाती है। आपका ये पूरा सिस्टम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाइप्स में पंप्स के साथ यूज़र के एंड तक पहुंच सकता है। इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है कंपेयर टू लार्ज डैम, इसका टाइम भी बहुत कम है। ये चंद महीनों में होने वाला प्रोजेक्ट है, वो 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। ये चंद 100 मिलियन डॉलर्स में हो जाने वाला प्रोजेक्ट है, उस पर 10-10 बिलियन डॉलर लगते हैं, 20-20 बिलियन डॉलर लगते हैं। ये प्रोजेक्ट जल्दी भी हो जाता है, सस्ता भी है और देरपा भी है। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी नहीं है, इसके सोशल इम्पैक्ट्स भी नहीं है। ये टॉप और बॉटम के जो हैं रेजिडेंट्स, अपर रेपेरियन लोअर रेपेरियन, उनमें लड़ाई भी नहीं कराता। तो आपको इसके बारे में कम से कम अब सोचना तो शुरू कर दें, अपनी प्लानिंग में इसको डिस्कस तो करना शुरू कर दें। आपको जब मैं ये बहुत से लोग हैं इस वक्त, मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात पे कि बजाय कि लोग कहें कि यार ये कोई नई चीज़ पता चली है, हम इसको डिस्कशन में लेके आए, वो लोग हैं जो इस चीज पे नजरें लगाए बैठे हैं कि डैम आएगा तो हमें ठेका मिलेगा, वो इसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। भाई उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है, लेकिन खिलाफ बोलने वाले ऐसे ऐसे जो है वो मंतकें छोड़ रहे हैं, कौम को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी एक्सपर्ट नहीं है और एक्सपर्ट ओपिनियन को ऐसे ऐसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं कि ताकि पूरी कौम गुमराह ही रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और राइट है, वही इस कौम को जो है ना ले डूबी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप जो ये सारी बातें कर रहे हैं ये बड़ी बेहतरीन बातें हैं, लेकिन मतलब रूटीन के मामला तो फिर तो शायद इनके ऊपर अमल होता भी जो है वो हो और उसका रिजल्ट भी हमें मिल सके। लेकिन अभी मसला ये है कि हम लोअर राइपेरियन हैं, भारत जो है वो पानी को बतौर हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। रिसेंटली उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो कमलजीत सिंह, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब हम करेंगे ही ऐसे कि हम पानी रोका करेंगे, जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर हम पानी छोड़ेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर तबाही हो। तो इस ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे पास क्या हाल है आपके नज़दीक? देखिए, ये एक दुनिया में इदारा है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अगर उन्होंने ये बयान दिया है और ये बयान दे के वो कह रहे हैं कि हम वाटर को एज ए वेपन इस्तेमाल करेंगे, तो लेट्स गो टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उनके खिलाफ वॉर क्राइम इंसाइट करने का मुकदमा दर्ज कर दें। वॉर क्राइम की इंसाइटेशन क्या है कि आप अपनी हुकूमत को तरगीब दे रहे हैं कि वो जंगी जराइम की मुर्तकिब हो। जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से आप मिलिट्री और पॉलिटिकल एट्रोसिटीज़ में किसी भी मुल्क में सिविलियन पॉपुलेशन का पानी नहीं रोक सकते। आप उनके फूड प्रोडक्शन रिसोर्सेज जो कि सिविलियन पॉपुलेशन के हैं, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जंगी जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। अब आप अगर ये मुकदमा वहां पे दर्ज कर दें और आपके हक में फैसला आएगा ही आएगा, करके तो देखें, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर दी है, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं मैंने वो सुना भी है। और उसको आप आज ही जाएं, आज ही आपके लॉयर को इस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में होना चाहिए कि वो ये मुकदमा दर्ज करे कि जनाब ये जंगी जराइम करने जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जंगी जुर्म में जब लोग मर जाएं तो आपने फिर मुकदमा करना है। इंटेंशन पे ही आप मुकदमा कर दें और वो मुकदमा आप जीत जाएंगे और उसके बाद में देखें कौन ऐसी स्टेटमेंट देने की जरूरत करता है और लेट अलोन के ये काम करने की कोई कोशिश करता है। ये मुकदमा मोदी साहब के खिलाफ भी बनता है। उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दे रखी है कि हम पाकिस्तान में एक बूंद पानी की नहीं जाएंगे। उनका नाम भी इस मुकदमे में डालें और बाकी भी जितने इंडियन ऑफिशियल ने ये काम किया है उन सब के नाम मुकदमे में डालें,
जिस तरह से आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से अपने हक में एक फैसला ले लिया है, जी। ये फैसला आप जाके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से ले लें, आप डिप्लोमेसी में टॉप पे चले जाएंगे और वो डिप्लोमेसी की जो ना रॉक बॉटम से भी नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो सरदार जी ने जो है ना ये खूबसूरत बात की है, तो फ़ायदा उठाएं इसका। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर हसन अरशद मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे वो हल्के जिनको इस सारी सूरत हाल पर फैसले करने, अहम फैसले करने आपके लिए, मेरे लिए, वो इनकी बातों को सुनेंगे और उसके बाद आपके और मेरे लिए ही फैसले करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।